तो सबसे पहला क्वेश्चन फिर से हम लोग आ जाते हैं। जीव विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो डार्विन का। और इन्होंने ही पुस्तक जो डार्विन का जो लिखा गया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत भी दिया है। डार्विनवाद जिसको कहते हैं, यानी जीव प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेते हैं। जिस प्रकार से जिराफ का गर्दन लंबा होता है, क्यों होता है? क्योंकि पहले बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे तो उनकी डालियां बहुत ऊपर होती थी, तो उसके पत्ते को खाने के लिए वो हमेशा ऊपर की ओर जो गर्दन करके खाते थे, तो धीरे धीरे उनका गर्दन लंबा हो गया। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग डार्विनवाद या प्रकृति वर्णवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय करता है? तो मानव शरीर में जो है इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करता है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम आपका इंसुलिन करता है, और इंसुलिन की ही कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को करना। अगर आपके शरीर में ग्लाइकोजन नहीं बनेगा तो धीरे धीरे कई तरह की समस्याएं आपके अंदर आने लगती है। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से ही आपको मधुमेह रोग हो जाता है, ये याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो पेनिसिलिन और सल्फाडायाजिन, ये दोनों आपके एंटीबायोटिक हैं। ठीक है, जो जीवाणुओं से आपके शरीर की रक्षा करते हैं। एस्प्रिन दर्द निवारक है। तो यहाँ पर एक से अधिक आंसर होगा आपका, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है? तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से इसमें जो सोर्स है, इसे गेहूं भी है, जौ भी है, मक्का भी है, लेकिन जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट आपको देता है, इनमें से सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपका चावल देता है। इसलिए इसका जो मुख्य सोर्स के रूप में अगर आपको पूछे तो आपको चावल बोलना है, क्योंकि चावल का जो 90% जो पार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसीलिए कई बार जब आप इंसुलिन की कमी होती है या मधुमेह रोग से ग्रसित होते हैं तो चावल आपको मना कर दिया जाता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी में कार्बोहाइड्रेट ही पचना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे चावल में 90% आपका जो है कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। तो उपयुक्त उदाहरण में सबसे ज़्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट चावल में ही होता है। ऐसे सारे एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट वाले ही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है चावल है। कीट संवर्धन क्या होता है? कीटों की वृद्धि के करने का विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? कीट संवर्धन कहते हैं। ठीक है, और इसमें खास करके वैसे कीटों को वृद्धि का पढ़ाया जाता है जैसे जो मानव के लिए उपयोगी हैं, जैसे केचुआ हो गया, जो कि कृषि के मित्र भी कहलाते हैं, किसान के मित्र भी कहे जाते हैं, कृषि में सहायक भी होते हैं। तो कीट संवर्धन में हम लोग कीटों की वृद्धि से संबंधित ज्ञान का जानकारी रखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कीट संवर्धन कीट जैसे केचुआ के वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र है एवं भूमि का आंत भी इसको कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, भूमि का आंत किसको कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है। यह खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है, जो कि आपके खेत के लिए बहुत ज़्यादा फायदा कारक होता है। तो याद रखना है आपको ये। ठीक है, कीट संवर्धन में हम लोग कीटों के वृद्धि के बारे में अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स, जो आपको पता होगा, जेनेटिक्स जीन, जेनेटिक्स अनुवांशिकी जिसको बोलते हैं, निम्न में से किसका अध्ययन के द्वारा किया गया है? तो देखिए अनुवांशिकता, जेनेटिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। जो आपके पिताजी से आप में गुण आता है, यानी किसी भी पिता से उसके पुत्र में जो गुण आता है वही अनुवांशिकता कहलाता है। तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों और अनुवांशिकता का विचरण का अध्ययन किया जाता है। जो एक माता और पिता के जो जीन हैं वो किस प्रकार से संतान में जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो जेनेटिक्स कहलाता है। और अभी जेनेटिक्स के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर रही है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? जब आप लोग जाते होंगे, ठीक है, भ्रूण जो भी महिला गर्भवती होती हैं तो उनका चेकअप होता है, तो वहाँ पे आप लोग जाते होंगे, तो वहाँ पे पाराध्वनि तरंगों का प्रयोग करके, जो आप लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं,
ठीक है। वही अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, पराध्वनि तरंगों के माध्यम से वह इमेज खींचा जाता है। ठीक है। तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो कि पराध्वनि तरंगों का उपयोग होता है, उसी को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो याद रखिएगा, ठीक है, सेब एक प्रकार का सच्चा फल नहीं है। तो ये जो आप कहिएगा सच्चा और झूठा, तो ये उत्पत्ति के आधार पे होता है, क्योंकि ये जो होता है फूल का जो अगला पार्ट होता है वो होता है। ठीक है। इसमें जैसे ये सेब है, पहले फूल हो जाता है तो उसका जो बीजांड होता है वो सेब होता है, तो इसलिए यह ट्रू फल के रूप में नहीं जाना जाता है। इसमें से आपका कौन सा सच्चा फल नहीं है, तो याद रखिएगा सेब जो है आपका सच्चा फल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। उदाहरण सेब, काजू, नाशपाती, ये सब सारे असत्य फल हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा लौंग एक प्रकार का सूखा हुआ पुष्पकली है। ये आप बोल सकते हैं शुष्क पुष्पकली को ही लौंग कहा जाता है। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकली का होती है, जो कि आपको खांसी वगैरह या अन्य जो आपके आयुर्वेद में काम आता है। लौंग मसाले के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो वह एक फूल की कली है। वही चीज बार बार है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें जो नोड है वो इंटर नोड होते हैं। ठीक है। तो देखिए नोड्स एवं इंटर नोड्स का उपस्थिति होना तने के विशेष लक्षण होते हैं। क्योंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है, अतः यह कहा जाता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है। पादप कली क्या होता है, तो पादप कली एक भ्रूणीय टहनी होती है। वनस्पति विज्ञान में अविकसित प्रो को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष एक्सिल पर तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो नमक में उगते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है। जो जल में उगते हैं हाइड्रोफाइटा कहा जाता है। जो मरुस्थल में उगते हैं जीरोफाइटा, जो कि बिना पानी के उग जाते हैं, जीरोफाइटा कहलाते हैं। तो ये सब भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो लवण मृदोद्भिद जो हैं उन पादपों को, ये 67th बीपीएससी में भी पूछा गया था, उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं, तो हेलोफाइटा। ठीक है। जो लवण युक्त मृदा में पैदा हो उसको हेलोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट जो शुष्क मरुस्थल में पैदा हो उसको जीरोफाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी, आप लोग को पता होगा ईईजी करवाते हैं कब, जब हृदय या दिल के धड़कन मस्तिष्क से संबंधित ईसीजी करवाते हैं हम कार्डियो के लिए, और ईईजी का प्रयोग आपके मस्तिष्क के लिए किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। जब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो याद रखिएगा यह मस्तिष्क के निगरानी के लिए प्रयोग किया जाता है। ईईजी मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है, जबकि ईसीजी जो मापता है वो आपका हृदय की धड़कन को मापता है। तो याद रखिएगा कार्डियोलॉजी जो होता है हृदय गति से संबंधित, तो उसमें ईसीजी का प्रयोग होता है, जबकि ईईजी का प्रयोग जो है मस्तिष्क का गतिविधि को पता करने में किया जाता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण, ये कई बार पूछे गए हैं कि मांसपेशी में जो दर्द होता है तो कौन सा विकिरण का प्रयोग करके वहां पे दर्द को कम किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड का प्रयोग करके। इसको आप हिंदी में अवरक्त विकिरण भी कह सकते हैं,
इससे आपके मांसपेशियों के दर्द का उपचार किया जा सकता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित होते हैं और ये आपके शरीर को सुकून दे सकते हैं, आपको जो मांसपेशी में खिंचाव है, दर्द है, उसको घटा सकते हैं। इंफ्रारेड यानी अवरक्त विकिरण, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? तो सबसे ज्यादा विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं डार्विनवाद का सिद्धांत। उत्परिवर्तन होना, विविधता हो जाना, ठीक है। प्रकृति में अपने आप को बनाए रखने के लिए जीव में परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, उसको देखते हैं। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिसमें अनेक विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। यानी प्रकृति के अनुसार नए नए जीव उत्पत्ति होते रहते हैं जो इस प्रकृति में एग्जिस्ट कर पाए। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पे। मेंडल का जो आनुवंशिकता का आधार है वो लैंगिक जनन पे आधारित है। याद रखिएगा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जिसमें महिला और पुरुष यानी मेल फीमेल दोनों मिलकर के जब नए संतान की उत्पत्ति करते हैं तो वो लैंगिक जनन कहलाते हैं। तो मेंडल का जो आनुवंशिकता सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पे आधारित है। डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो डीएनए की खोज में आपका किसका योगदान है? तो यहां पर देखिए, इनमें से जो है जेम्स वाटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण से 1953 में डीएनए के कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम जो 1869 ईस्वी में स्विस के रसायन शास्त्री थे फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेडरिक ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको जेम्स वाटसन एवं क्रिक हम लोग, तो ये याद रखिएगा, इसने आपका किसका खोज किया था? डीएनए का जो है कुंडलीकरण विन्यास बताया था इसने, ठीक है। तो डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था, ठीक है। लेकिन वास्तव में पूर्ण रूप से जो है डीएनए का जो खोज हुआ है फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। इसीलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ये क्वेश्चन विवादित गया था, बहुत ज्यादा लोग इस पे वाटसन क्रिक को, लेकिन बीपीएससी ने इसका इनमें से कोई नहीं आंसर दिया था। यानी याद रखिएगा, आपको डीएनए का खोज फिर से पूछ सकता है आपको, तो फ्रेडरिक मिस्चर याद रखिएगा नाम, उनका क्या नाम था? फ्रेडरिक मिस्चर। और इन लोगों ने बताया था कि इसका जो आकृति है कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था केवल। चलिए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जो जीव विज्ञान में आनुवांशिक लक्षण होते हैं तो उसमें आपका आरएनए और डीएनए दोनों उत्तरदायी होता है। देखते हैं आंसर क्या यहां पे दिया है। चलिए, उसी के नीचे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जीव के कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में, अच्छा आनुवांशिक लक्षण है, सॉरी, आनुवांशिक लक्षण जब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी तो उसमें आपका डीएनए के माध्यम से ही हो जाता है। इसीलिए फोरेंसिक लैब में या जो भी आपको अगर किसी के पिता का पता नहीं चलता है तो उस स्थिति में जो है यहाँ पर डीएनए का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और डीएनए के माध्यम से पता चल जाता है कि पिता उसका है या नहीं है, ठीक है। तो डीएनए याद रखिएगा, डीएनए ही आनुवांशिक लक्षण को नियंत्रण करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। डीएनए के माध्यम से ही पिता का गुण पुत्र में जाता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में आपका जो है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ठीक है। याद रखिएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
जो कि प्रीवियस वर्षों में पूछे गए हैं। निश्चित तौर पे आप लोग अच्छे से इसको देख के जाइए। अगर 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे तो 2-3 निश्चित रूप से यहीं से आ जाएंगे आपको। मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी है, तो लगभग 60 से 70% तक पानी ही रहता है। तो आंसर यहां पे 70 वाला ही होगा। 2/3 लगभग पानी पाया जाता है मानव शरीर में। विटामिन जो रक्त को थक्के बनने में प्रभावी होता है, तो आपको पता ही होगा विटामिन के, जो कि आपके रक्त को जमाने में, थक्का बनाने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों और प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में होता है, तो प्रतिस्कंदक वही हो गया जो कि आपके ब्लड को थक्का जमाने के लिए विटामिन के, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गे कैल्सीफेरॉल, तो याद रखिएगा विटामिन D2 को कैल्सीफेरॉल सीधे बोले तो विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। हमने आपको याद करवाया था रथ पर एक टॉफी, ठीक है। विटामिन A को रेटिनॉल, विटामिन B को थायमीन, इस प्रकार से हमने याद करवाया था। कई लोग फोन कर रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया उन लोगों को। मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। ब्लॉक भी तो नहीं है। आप लोग जब क्लास हो तो उस समय निश्चित तौर पे कॉल मत किया करें, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होती है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विटामिन ए जो आपका भंडारित होता है वो कहाँ होता है, बिल्कुल यकृत में ही आपका जो है विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से आपको पता होगा क्या होता है, अंधापन, आंख से आपको दिखाई नहीं देगा। इसका प्रमुख सोर्स के रूप में आप गाजर खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, मक्खन खाइए, अंडा, मछली का तेल। गाजर सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अब देखिए टोकोफेरॉल अभी आपको हमने बताया था। टोकोफेरॉल जो है आप किसको कहा जाता है, तो रथ पर एक टॉफी या एक टॉफी, रथ एक टॉफी हमने बोला, ठीक है। तो रॉ से हो गया आपका रेटिनॉल, विटामिन ए, थ से थायमिन बी, उसके बाद आपका एस्कर्बिक हो गया विटामिन सी, टोकोफेरॉल विटामिन डी, ए बी सी डी कैल्सीफेरॉल कहते हैं। टॉफी टोकोफेरॉल ई को कहते हैं, फेलोक्विनोन के को कहते हैं। तो टोकोफेरॉल ये विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। टोकोफेरॉल जो है आपका संबंधित है, जनन तंत्र को प्रभावित करने वाला है ये, ठीक है। इससे आपका जनन तंत्र प्रभावित होता है, यानी कह सकते हैं विटामिन ई की कमी से आपका बांझपन, तो ये आपका सही नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है अच्छे से, रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से, जीरोथेल्मिया यानी आंख से संबंधित है। विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन कमी से रक्त अलपता होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, D3 ऑर्गे कैल्सीफेरॉल, D2, ठीक है, की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और थायमिन की कमी से होता है। और टेकोफेरॉल देखिए विटामिन ई दिया हुआ है, जो कि ये संबंधित है आपका जनन तंत्र से संबंधित है, ये बांझपन से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए विटामिन ई गेहूं के अंकुर का तेल बिल्कुल सही है। पॉड यकृत ये भी सही है। विटामिन के अल्फा अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर विटामिन बी और विटामिन के मुझे मिस्टेक लग रहा है, तो यहाँ का आंसर देखते हैं क्या क्या है। सूर्य के प्रकाश में क्वाड यकृत विटामिन डी समृद्ध सोर्स होते हैं, ये भी सही है। जबकि अल्फा अल्फा विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी, तो बिल्कुल वही है, यानी अल्फा अल्फा जो है आपका किधर गया, हाँ, अल्फा अल्फा जो है विटामिन के और विटामिन बी1 संतरा में नहीं होता है, संतरा में विटामिन सी होता है। ऐसे इसमें कहा है कि विटामिन के अल्फा अल्फा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है, वो भी सही है। और बोला जा रहा है कि संतरा में थोड़ा हल्का मात्रा में आपका विटामिन बी1 भी रहता है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर बीपीएससी के द्वारा भी ई दिया गया है। तो मतलब इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सब सुमेलित ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जैसे हम लोग को पता है विटामिन सी संतरा है, अब इसमें दिया गया थोड़ा इसमें विटामिन बी1 रहता है, तो इस परिस्थिति में यानी सारे यहाँ पे जो भी पॉइंट दिए गए सारे सही हैं, इसीलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। अगर अब पूछेगा तो आंसर सीधे इनमें से कोई नहीं होगा। बोला सुमेलित नहीं है, इसीलिए सारे तो सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो याद रखिएगा B12 में आपका कोबाल्ट होता है और यह वृद्धि के लिए आवश्यक होता है कोबाल्ट, ठीक है। और इसका जो सोर्स होता है मेन रूप से मछली, यकृत, दूध, पनीर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। वजन का लगभग 7 से 8% मात्रा जो होता है वो ब्लड का होता है। शरीर के संपूर्ण भार का 1/13वां भाग आप बोलिए ब्लड होना चाहिए। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो RH कारक, यानी जब आपका ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसमें RH फैक्टर को भी चेक किया जाता है। ऐसे भारत में 90% लोगों का RH प्लस ही रहता है। और इसका खोज सर्वप्रथम लैंडस्टीनर और विनर ने रीसस नामक बंदर में किया था, ठीक है। रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक भी संगत होना चाहिए। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और विनर ने रीसस बंदर के रक्त में किया था, ठीक है। बहुत ही कम लोगों के पास भारत में RH- होता है, मैक्सिमम लोग के पास RH+ फैक्टर ही है। इनमें से रक्तदाब का मात्रक कौन सा है? तो आपको पता होगा स्फिग मैनोमीटर का प्रयोग जो होता है वह रक्तदाब के लिए किया जाता है। मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना है? तो 120/80, यानी ज्यादा वाला पहले 80 वाला कम, मैक्सिमम 120 होना चाहिए, न्यूनतम 80 होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए रक्तचाप, ठीक है। तो आपका सही माना जाता है। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितनी होती है? तो 1200 सीसी कितना होता है? तो 1200 सीसी होता है रक्त से। पर किडनी से रक्त का प्रवाह औसत। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी कमी से आपको मधुमेह रोग हो जाता है। प्रोटीन भी एक प्रकार का कई अमीनो अम्ल है। कई बार पूछा है कि अमीनो अम्ल क्या होता है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। और प्रोटीन का निर्माण 51 अमीनो अम्ल से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इसमें से जो इंसुलिन है वह आपका हार्मोन है और हार्मोन प्रोटीन ही होते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्मोन मेन रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन ही होते हैं। महिला सेक्स हार्मोन कई बार पूछे गए हैं। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन में याद कीजिए, एस्ट्रोजन जो होता है वह क्या होता है? महिला हार्मोन होते हैं। एंड्रोजन पुरुष का हार्मोन होता है,
ठीक है। एस्ट्रोजन नारी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हार्मोन है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय एवं योनि इत्यादि का समुचित विकास जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव करता है? अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा, एस्ट्रोजन तो होता ही, साथ साथ ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन, ये भी आपका जो है स्त्रियों में गर्भाशय और स्तन के लिए कारक में से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन, थायराइड से ही आयोडीन की कमी से आपको पता होगा थायराइड बड़ा हो जाता है, जिसको घेंघा रोग कहते हैं, तो थायरॉक्सिन से ही संबंधित जो आयोडीन होता है, ठीक है। TSH हार्मोन निकलता है वहां पे। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। रहता कहाँ है? तो आपके मस्तिष्क में रहता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होगा? तो आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट यानी पौधे के पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख उत्पाद क्या होगा? तो प्रमुख उत्पाद आपका ऑक्सीजन और कार्बन होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा जो ऑप्शन है उसके हिसाब से। प्रमुख उत्पाद आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। तो जब पौधे भोजन बना रहे होते हैं, पत्तियां पौधे के, तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा जो प्रमुख उत्पाद हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के समय, वो मेन रूप से ऑक्सीजन होगा O2। सौर ऊर्जा ATP में कहाँ बदलता है? तो क्लोरोप्लास्ट में ही बदलता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट हरे पत्तियों में पाई जाती है। कोशिका का शक्ति स्रोत कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कोशिका कहा जाता है। ये सब हमने आपको अच्छे से बता दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपके अब एग्जाम में। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण आपका जो है बीज में मिलता है, ठीक है। पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरन प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन रूप से आपका प्रतिजैविक के रूप में है वो है क्लोरेमेफनिकॉल, ठीक है। प्रतिजैविक औषधि है जिसका प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन उपचार में किया जाता है। उसके बाद सल्फागुआनिडीन का भी प्रयोग किया जाता है प्रतिजैविक के रूप में, ठीक है। तो यहां पर एक से अधिक आपका सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका इनमें से एक से अधिक। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है किस प्रकार का बीमारी का है? तो आपको पता होगा ये दूषित जल पीने से होता है टाइफाइड और कोलेरा, ठीक है। और इसका कारक विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है, जो पीने के जल के उचित उपचार द्वारा उन्हें फैलने से रोका जा सकता है। तो गंदा पानी पीने से टाइफाइड और कोलेरा जैसे बीमारियां फैलती है, टाइफाइड बोल सकते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो आप जब भी भोजन गंदा करेंगे तो सबसे पहले आपका लीवर जाता है, यकृत, क्योंकि वह उसको क्या करता है, छान नहीं पाएगा। जब आप मदिरा सेवन करते हैं, मांस मछली खाते हैं, गर्म चीज खाते हैं, कहने का अर्थ है मसालेदार भोजन, तेलपक वसायुक्त, तो आपका सबसे पहले विषाक्त के कारण यकृत ही प्रभावित होता है, लीवर ही आपका जो है गड़बड़ हो जाता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? हमने बताया था आपको, लिम्फोसाइट याद कीजिए, ब्लड, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइलम, प्लीहा जहां होता अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का, अस्थि मज्जा, प्लीहा या उसको हम तिल्ली भी कहते हैं। और यह श्वेत रक्त कणिका का एक प्रकार का एग्जाम्पल है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसके बारे में हमने बताया था। तो अस्थि मज्जा और तिल्ली दोनों में बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, एक से अधिक। ओकोजिन संबंधित है क्या चीज से? तो यह एक प्रकार का कैंसर से संबंधित है, जिसको हिंदी में कर्क रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो ओकोजिन, ओंकोजिन जो है संबंधित है कर्क रोग से।
एक प्रकार का असामान्य जीन है जो कि कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी, 1970 में खोजा गया था। यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया, और वह क्या हो गया कि मानव तक पहुंच गया। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया, जब आपका रक्त जो है ज्यादा बनने लगता है तो उस स्थिति में ल्यूकेमिया हो जाता है। एक हमने ल्यूकोपेनिया बताया था, याद कीजिए। इसके उपचार के लिए जो ब्लड, उसमें कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है। साथ साथ आपका जो है P32 जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं, रेडियो फास्फोरस, तो फास्फोरस 32 का भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक। तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग यानी कैंसर उत्पन्न करता है, उसका उपचार भी करता है। तो आपको पता ही है कि तंबाकू खाने से भी आपका कैंसर हो जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयनीय विकिरण यहां पे दिया गया है, एक सेकेंड। आयनीय, देखिए उसमें कैंसर का कारक है लेकिन उपचार नहीं करता तंबाकू। आयनीय विकिरण वही कारक है जो कर्क रोग को उत्पन्न कर सकता है, और इसी किरण का प्रयोग आपके उपचार में भी किया जाता है। जो कि अगर कैंसर में मेन रूप से क्या होता है, गांठ बन जाता है और उसको नष्ट करने के लिए आयनीय विकिरण का भी प्रयोग किया जाता है, और वही कारक आपका जो है कैंसर उत्पन्न करने का भी बन सकता है। अगर लंबे समय तक आप इस कैंसर कह सकते विकिरण के साथ रहेंगे तो आपको कैंसर हो सकता है। आयनीय विकिरण। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया सहज प्रणाली परिवर्धन का एक प्रकार का एग्जाम्पल है। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो थैलेमस हाइपोथैलेमस करता है। यही आपके शरीर को 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बना के रखता है, 98.6 मेन रूप से। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण, ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण, सफलिंग से, तो उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं से आपका जो है जीन लैंगिक अनुवांशिक का विचरण करता है। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था, उनका क्या नाम था? तो डीएनए को अंतः पात्र में बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं, ऑर्थर कॉर्नबर्ग हैं। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास को किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? उनका नाम है कार्लसन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए स्वीडिश के न्यूरोसाइंटिस्ट हैं आर्विड कार्लसन को 2000 में फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क सही से काम नहीं करता है, ठीक है, मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण, ठीक है, यह हो जाता है, जिसमें शरीर में कप कमी, अकरण, गति और क्षमता, ये सब उसमें दिखाई देता है। कौन सा दिन डायबिटीज, ये अति महत्वपूर्ण है। तो 14 नवंबर को जब हम बाल दिवस मनाते हैं उसी दिन जो है डायबिटीज दिवस भी होता है। बच्चे लोग चॉकलेट खाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीठा खाने से डायबिटीज हो जाएगा। तो 14 नवंबर बाल दिवस, पंडित नेहरू का जन्मदिन भी है, उसी दिन डायबिटीज दिवस भी मनाया जाता है, बाल दिवस भी है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो वह जीव क्या होता है, तो माइकोप्लाज्मा, जो कि वह जीव है, विषाणु एक प्रकार का जीव नहीं है, वायरस है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन कर सकता है उसको हम बोलते हैं स्वपोषी जीव में माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा। यह सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो विषाणु में किसी भी प्रकार का कोशिका में एंजाइम नहीं होता है, याद रखिएगा। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है और इसमें किसी भी प्रकार का आपका एंजाइम नहीं होता है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम
आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्य करता है? तो HIV एड्स, जो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, उसके लिए ये काम करता है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स का फाउंडेशन। सर्वप्रथम मानव हृदय रोपण कहां पे हुआ था? अति महत्वपूर्ण है, दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर का क्या नाम है? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। ठीक है, अगर इसी प्रकार आप लोग आगे आने वाले समय में STT का तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लें और कोर्स को निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपके आने वाले समय में जो STT का एग्जाम हो वो बेहतर जाए और आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएं और 9 to 12 के लिए टीचर बनने के लिए पात्रता आपके पास हो जाए। ठीक है, तो निश्चित रूप से जुड़िए सभी लोग। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने किया था, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। 1676 में ही उन्होंने एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणुओं की पहचान किया था। तो याद रखिएगा, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक। याद रखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि अनइम्पोर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है? तो बैक्टीरिया की मदद से क्या किया जाता है? उसको खाद में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की मदद से, जीवाणु की मदद से। कणीय तत्व क्या होते हैं? तो एक प्रकार के वायु प्रदूषक होते हैं जो वायु में पाए जाते हैं। संवहनी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये याद रखिएगा, जाइलम जो होता है उसके माध्यम से पेड़ पौधों में पानी का संचलन होता है, संचार होता है। देखिए, जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। सेल्सियस स्केल पे मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम कितना होगा? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव का तापमान सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। सर्वदाता जो सबको देता है वो ये आपका जो ग्रुप होता है वो O ग्रुप होता है ब्लड में। सर्वदाता सर्वग्राही AB होता है जो सभी प्रकार के ब्लड को ले सकता है। वही क्वेश्चन है यहाँ, सर्वभौमिक स्वीकार्य यानी सर्वग्राह्य हो, जो किसी का भी ब्लड ले सके, ABO सबका ले लेता है, वो है AB। हड्डियों की पढ़ाई को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी। कसे रुकी रज्जू में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। कहते हैं दूध के दांत होते हैं। 12 दांत केवल एक बार ही पैदा होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल कितने हड्डियां हैं? 28। कई किताब में 29 भी रहता है, तो घबराने की बात नहीं है, 28 या 29 जो मिले मार दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 20 वर्ष जाते जाते जो टोटल मनुष्य में जो है 206 हड्डी हो जाता है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। देखिए, याद रखिएगा, वहां इनमें से कोई नहीं भी बहुत सारे क्वेश्चन का होगा। तो ये नहीं कि 3 ही ऑप्शन में आप खोजिएगा सारा ऑप्शन, चौथा को भूल जाइएगा, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन भी आपको रहेगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, उसको भी आपको देखना है, उस पर भी आपको सोचना है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो यहां पे जो है निकटेटिंग पर्दा, कर्णपालिका, कर्णाभ मांसपेशियां, सामने वाले चपेट दांत, कृंतक जो होते हैं वो अवशेषी अंग नहीं है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। तो कौन सा करता है? एंजाइम क्या करता है? जो आपकी प्रक्रिया है शरीर में रासायनिक प्रक्रिया, उसको तेज कर देता है एंजाइम। कई बार आपका भोजन नहीं पचता है तो उस दरमियान भी आपको एंजाइम दे दिया जाता है शरीर में।
विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है वह विटामिन सी होता है। दूध किसका घटिया सोर्स है, तो विटामिन का घटिया सोर्स कह सकते हैं, तो विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, हमने अभी थोड़ा ट्रिक बताया था। इनुलिन प्राप्त होता है, तो यह जो है इंसुलिन होना चाहिए था। इनुलिन जो है डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है, तो 80 से ज्यादा जो होता है वह उसमें जल ही होता है, लिक्विड ही रहता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे। ठीक है, तो आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है प्रोटोजोआ का उद्भव लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नीलहरी शैवाल का उद्भव लगभग 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, तो ये आपका जो होगा अंडवाहिनी में होता है। शुक्राणु और जो है यहाँ पे देखिए मानव आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक जो है शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं और शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय और चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय की ओर बढ़ते, अंत सिर्फ एक शुक्राणु डिंबवाहिनी अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है, तो याद रखिएगा जो क्रो-मैग्नन मनुष्य हैं वही आधुनिक मनुष्य के पूर्वज हैं। विकास का मुख्य कारक कौन है, तो विकास का जो प्रकृति वरण का सिद्धांत डार्विन का। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, तो जो लाइकेन बनता है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो म्यूटलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो म्यूटलिज्म कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो स्पाइनल कोड जो होता है कशेरुकी रज्जु वो करता है। विकास का कारण क्या है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकासवाद का सिद्धांत है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में क्या चीज का किया जाता है, तो याद रखिएगा एसिटिलीन और एथिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। ठीक है, एथिलीन और एसिटिलीन दोनों गैस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जिसको गांव देहात में कार्बेट बोलते हैं कि कार्बेट देके पका दीजिए, उसमें एसिटिलीन और एथिलीन गैस ही निकलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना से काट करके, बिल्कुल इन दोनों से, हाँ तो बीजों से भी होगा तना से भी होगा, तो इन दोनों से होगा। ठीक है, जिसको कलम बोलते हैं, पौधों को तना से काट करके आप लगाते हैं, जैसे गुलाब का फूल हो गया। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसको प्रासरण कहा जाता है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, बिल्कुल गलत। उनका शरीर ताप बढ़ जाए, बिल्कुल गलत। वे सांस नहीं ले पाती है चूंकि मछलियां गलफरा से लेती है। ठीक है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो उस सटीक जगह को आवास कहा जाता है। ठीक है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो अपने गंध से। ठीक है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो याद रखिएगा मायोग्लोबिन में लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी से। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा विषाणु जनित रोग है।
इसको HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहा जाता है। HIV द्वारा फैलने वाला रोग है। क्षय रोग, आंत्रशोथ, तो एड्स द्वारा HIV फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। निमोनिया एक संक्रमण है किसका? तो निमोनिया में क्या होता है, फेफड़ा जो है आपका प्रभावित हो जाता है, बच्चे को खास करके जब ये खांसी होता है विषाणु जीवाणु से, कवकों के माध्यम से फेफड़ा जो है वहां प्रभावित हो जाता है, निमोनिया रोग हो जाता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस के शिकार होते हैं, क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। इसीलिए महिलाओं में XY दोनों क्रोमोसोम होता है, जबकि पुरुषों में केवल X क्रोमोसोम होता है। और इसमें महिला केवल वाहक होती है, जबकि होता यह बीमारी पुरुषों में ही है। स्त्रियां में दोनों XX क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुष में XY दोनों क्रोमोसोम होता है। इसीलिए एस्प्रिन कहां से मिलती है? तो यह एक पेड़ के कह सकते हैं कि पेड़ से मिलती है एस्प्रिन, और यह एक प्रकार का दर्द निवारक दवाई है। उस पेड़ का नाम है विलो, वृक्ष की छाल से मिलता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? जो पेड़ पौधे में, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। पौधों एवं पेड़ों की खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। अंतिम उत्पाद O2 है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से। और नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए वो कीड़े मकोड़े को अपने भक्षण का कार्य करते हैं भोजन के लिए। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? अति महत्वपूर्ण है फूल, क्योंकि फूल से ही फिर क्या होगा? बीज होगा, बीज से फिर फल होगा, फल होगा, फल से बीज होगा, बीज से फिर वह होगा तो पुष्प हो जाता है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने के लिए डैश से मदद करता है। तो यहाँ पर जो है ये आपका पौधों को आकार देने में, भोजन को भंडारण में, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, तो आकार देने में भी तना महत्वपूर्ण मदद करता है, भोजन के भंडारण में भी। तो आंसर आपका इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। वही चीज यहां लिखा हुआ है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिएगा सिकोआ। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड सिकोआ, सेम्परविरेंस सिकोआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक। अब सोच लीजिए कितना बड़ा है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म उल्फिया कहलाता है। एस्प्रिन क्या है? तो एस्प्रिन एक प्रकार का आपका क्या है कि एंटीपायरेटिक दवाई है, दर्द निवारक दवाई है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो याद रखिएगा सोयाबीन में सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन होता है, लगभग 38 से 42%। तना काट आमतौर पे किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो खास करके आप देखिएगा गन्ना की खेती तना काट करके ही उसकी रोपाई की जाती है, जिसको हम कलम बोलते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इसका खोज 1818 ईस्वी में किया गया था। इसका व्यास 100 सेंटीमीटर, वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए। याद रखिएगा 1968 में ये भारतीय वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना, जिनको कि 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने अपनी खोज में आनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया था। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया जो दिया जाता है उसमें क्या चीज प्रयोग किया जाता है? केमिस्ट्री में भी हमने बताया था नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, आर्कियोप्टेरिक्स
क्या है, तो जुरासिक युग का, जुरासिक एक युग था जब बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे, बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे। तो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है जिसको आर्कियोपेटेरिक्स कहा जाता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो एक प्रकार के डॉल्फिन स्तनी हैं, स्तनधारी हैं। आपका जो व्हेल मछली है वो भी स्तनधारी है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। वह कौन सा रोग है, तो वो है टीबी, जिसको हम क्षय रोग बोलते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के माध्यम से होता है और इसमें फेफड़ा आपका प्रभावित हो जाता है। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पैर के नीचे ना सोएं, क्यों, चूंकि ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करता है। रात्रि को वो भी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इसीलिए निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है इसमें, तो याद रखिएगा फ्रुक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठा कौन सा है, तो फ्रुक्टोज। करवाहट के लिए मानव जीव का कौन सा भाग है, तो आपको अगर करवाहट यानी तीतापन आपको कहां से पता चलता है, तो जीव का जो अंतिम वाला पार्ट होगा, सबसे पीछे का भाग होगा। नमकीन सबसे आगे वाला पार्ट, यहां पे देखिए लिखा होगा। जीव का अग्र छोर जो है मीठा, पीछा भाग कड़वा और पास किनारे खट्टे। अग्र छोर के किनारे नमकीन, जो अगला छोर होता है नमकीन और मीठा को अनुभव करता है, जबकि पिछला भाग कड़वे को और जो साइड वाला है वो खट्टे को। मटर एक प्रकार का क्या है, एक साग पौधा है। मटर साग कुल की द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल है। स्वर्ण रेखा, अर्पणा, पारस, अंबिका इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है, इसमें प्रचुर मात्रा में, स्वाभाविक सी बात है, क्या होगा, तो प्रोटीन होगा। फलियां यानी मूंगफली। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है, वो है आपका TSH। तो थायराइड से भी TH याद रखिएगा, TSH से भी T याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी की कमी से क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से थायराइड होता है ना खराबी, शुरुआत में ही हमने बता दिया। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या होते हैं, उस स्थिति में क्या हो जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। चूंकि प्राथमिक उपभोक्ता आपके क्या होते हैं, भेड़ बकरी, जो घास पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इस प्रकार से आपका बायोलॉजी के प्रश्न सारे जो अभी तक पूछे गए हैं बीपीएससी में विगत 10-20 वर्षों में, वो सारे प्रश्न आपके कवर हुए। अगर आप लोग क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं एसटीटी के लिए, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दे दिया गया है, उसको डाउनलोड कर ले और मात्र 999 में आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा एसटीटी का। सारे सब्जेक्ट के उसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, साथ साथ उसमें जो पेपर 1 का पार्ट है रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड, वो भी आपको अच्छे से बड़े ढंग से करवाया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।